नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री और टॉपिक एक्सरसाइज है ये 10 और ये 7th हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक है ये 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। चलिए इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और कुछ इसके प्रश्न को बनाएंगे और इम्पोर्टेंट लाइन जो होगा उसको नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिएगा कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक के अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र 1 है। कह रहे हैं कि 1 और 2 को देखना है। 18वीं शताब्दी के नए राज्यों के गठन, मतलब 18वीं शताब्दी मतलब 1765 तक, 1700 के बाद के को देखना है कि कैसा था नहीं था। देखिए यही है मानचित्र 1। तो क्या था ये? मुगल साम्राज्य को बाहरी सीमा 1700, ये सारा है। कौन सा है? लाहौर में सिख, पानीपत, हरियाणा, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, गुजरात, मालवा, ये सब 1765 के आसपास का ये है। और ये है चित्र नंबर, ये भी देख ही लेते हैं क्या है। चित्र नंबर 2 है 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र। इसमें पहले पढ़ लेते हैं तब पता चलेगा कहाँ क्या है। चलिए शुरू करते हैं फिर से यहाँ से। हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसा अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हमें 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ये भी मैप था उसी तरह का, कहाँ पे क्या था नहीं था। ठीक है, ये भी था ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र में मध्य 18वीं शताब्दी में, मतलब ब्रिटिश के अधीन कौन कौन थे राज्य या क्षेत्र, उसके बारे में ये मैप दिया गया हुआ है। चलिए पहले अब इसको देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाइयां पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संस्थानों को बहुत खर्च कर दिया था। क्या कर दिया था? बहुत खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, मतलब देखते क्या कहते हैं इसको, राजस्व मतलब हो गया दीवानी और सैन्य मतलब हो गया फौजदारी, मतलब दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे, मतलब दीवानी और फौजदारी पे रखते थे वो। इसे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों
इधर देख लेते हैं तालिका। अध्याय 4 में तालिका देखें 1 देखें। औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी थी? 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारी और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में विद्रोह समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों इस बदलाव को रोक न सके। चलिए अब इसको देख लेते हैं। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए। जो बड़े जमींदार थे वो निसहाय और निर्धन हो गए थे। उन्हें किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे। उनके किसान वर्ष में 2 फसल ही उगा पाते थे, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ में कठपुतली बने रहे हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? अगर इनकम ही नहीं रहेगा तो पैसा उसको देंगे कहाँ? जितने भी है नौकरशाही वगैरह, घुड़सवारी वगैरह, सेना, सबको पैसा देने में तो दिक्कत होगा ना। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किए थे? तो 1739 में। और संपूर्ण नगर को लूट कर वहाँ वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। तो अहमद शाह अब्दाली ने कितने बार उत्तरी भारत में आक्रमण किए? 5 बार। कब कब? 1748 से 1761 के बीच में। 1748 और 61 के बीच में। चलिए, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ
उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन उस तरह से किया है। 60 लाख रुपये 60 लाख रुपये और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जैसे जैसे ताउस यानी मयूर सिंहासन, जैसे जैसे ताउस को ही क्या कहते हैं, मयूर सिंहासन कहते हैं। जैसे जैसे मयूर सिंहासन एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है, जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग अलग थलग पड़े लोगों को उन कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नए शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। वो क्या किए थे, जितने भी अमीर लोग थे, नादिर शाह क्या किए थे, क्या किए थे कि सारा कुछ वहाँ का लूटपाट करके, जिसके पास जितना सारा कुछ लूट के वो अपने साथ लेके चले गए। तो उससे क्या हो गया, जिसके पास पैसा था सारा उसका ले लिया, जिसके पास ज़मीन था उसको बेघर कर दिया गया। बहुत सारा समस्या है उसके साथ। चलिए पहले और देख लेते हैं इधर क्या है। चित्र 1 है ये। क्या है चित्र 1 में? नादिर शाह का 1779 एक चित्र। नादिर शाह जो आक्रमण थे वो 1779 का ये एक चित्र है। घोड़े पे सवार नादिर शाह का है। चलिए साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजात के विभिन्न समूहों को पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बट गए थे, ईरानी और तुरानी। क्या थे? ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के थे। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। पहले जहाँ मुगल का बहुत बड़ा शासन चलता था, अब ईरानी और तुरानी के सामने ये लोग के कठपुतली बने रहे। मतलब जो कहना था वही करता, अपने से मुगल के शासक कुछ भी नहीं कर पाते थे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह फर्रुख होशियार 1713 से 1719 इसका शासनकाल है। फर्रुख होशियार का शासनकाल कितना है? 1713 से 1719। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। और आलमगीर द्वितीय का कितना है? 1754 से 1759। जब दो मुगल बादशाह फर्रुख होशियार और आलमगीर की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाह अहमद शाह अब्दाली और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। 1748 से 1754 तक था। बताइए, दो को तो मार दिया, दो को अंधा कर दिया उस समय ईरानियों के द्वारा। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। नए राज्य का उदय कैसे हुआ? नए राज्य का उदय
मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों के तीन परस्परव्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट नंबर, अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्य के शासक अंतिम शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाहों से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे तथा तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे स्वतंत्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ले ली थी। चलिए, ये चित्र है 2 नंबर। क्या है? एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुख एशियर का स्वागत कर रहा था एक अभिजात के द्वारा। चलिए, पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्य के उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे: अवध, बंगाल और हैदराबाद। नए राज्य का जो गठन हुआ उसमें 3 प्रमुख थे। तो कौन कौन थे? तो अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। मतलब मुगल के सत्ता के जो मेन आदमी था ना, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शहादत खान। अवध का संस्थापक कौन था? तो शहादत खान। और मुर्शिदी कुली खान बंगाल का, और अस्फाजा हैदराबाद का। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। चलिए देखिए, अवध का संस्थापक कौन था? तो शहादत खान। और मुर्शिद कुली खान के कहाँ का था? तो बंगाल का था। और एक बच गया हैदराबाद का कौन था? आसफ जंग। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था कि आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात की दर्जा मिला है। मतलब 7-7 हजार का दर्जा, मतलब समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि इसके कास्ट का बहुत सारे जात होते थे, इसलिए उसको दर्जा दिया जाता था। हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े थे। जबकि शहादत खान की जात की दर्जा 6000 था। मतलब जिसका ज़्यादा जात होगा उसको उतना इज्जत, रिस्पेक्ट मिलता था। चलिए, हैदराबाद के बारे में देखते हैं। निज़ाम उल मुल्क अस्फा जंग। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो आसफ जंग थे। निज़ाम उल मुल्क आसफ जंग 1724 से 1748 के बीच इसका शासनकाल रहा, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो हैदराबाद की राज्य की स्थापना कौन किया था? तो निज़ाम उल मुल्क आसफ जंग। मुगल बादशाह फर्रुख एशियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसने सर्वप्रथम अवध के सूबेदार सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों के सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर
उसने सत्ता हथियाई। मतलब जब देखा कि मुगल में खुद लड़ने लगा, खुद में किसी पे अधिकार नहीं रहा, तो ये मौका का फायदा उठा के क्या किया, ये खुद अपने हाथों में सत्ता ले लिया। इसके पास सारा शक्ति था ही ना, मेन आदमी लोग को इसको मानता था मुगल वाले, तथा उस क्षेत्र के वास्तविक शासक बन गया। मतलब इस जिस क्षेत्र से टैक्स वगैरह वसूलते थे, देखभाल करते थे, उसी क्षेत्र का ही क्या बन गया, शासक बन गया। आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासनों की उत्तरी भारत से लाया था। मतलब वो अब वो शासक बन गए, तो उसको भी तो सेना चाहिए, प्रशासक चाहिए। तो उसके लिए वो क्या किए थे, कहाँ से लाए थे, तो उत्तरी भारत से लाया था। और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट के सेवक था, फिर भी वह काफी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके काम काज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। मतलब जो ये दे दिए उसको मान लेते थे, कोई तरह का दिक्कत का सामना नहीं होता था। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संकलन रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पाद धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करके ही महत्वाकांक्षा रखता था। पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। निजाम की फौज हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उनके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपया से ज्यादा है। चलिए अवध के बारे में अब देखते हैं। अवध, बुरहान उल मुल्क शहादत खान ही अवध का मतलब स्थापना करने वाला था। 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। शहादत खान को कब नियुक्त किया गया था, 1722 में। मुगल साम्राज्य के विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य में से एक था। कौन, तो अवध। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों मतलब जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपना निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। मतलब निष्ठावान के मतलब जो उस पर विश्वासी था, मतलब कायर नहीं होंगे, मतलब जो भरोसा लायक होगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखकों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया।
उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्यों में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके के इस रकम के भुगतान की गारंटी देते हैं। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह नए राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। चलिए अब बच गया बंगाल। पहले इधर देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिश में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे? क्योंकि वहां पे कोई तरह का गलत काम नहीं हो, घूसखोरी बंद हो जाए, करप्शन रुक जाए, इस वजह से। ये चित्र नंबर 3 है बुरहान उल मुल्क का। किसका है? बुरहान उल मुल्क का। चलिए अब बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गए। मुर्शिद कुली खान ने ही बंगाल का संस्थापक थे, उसका स्थापना किया था। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह ही उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल के मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदार से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजन तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनों बड़े जमींदारों को अपनी बेचनी पड़ती थी। अगर वो टैक्स नहीं देते थे छोटे जमींदार लोग, तो उसका जमीन उसको बेचना पड़ जाता था और बड़े जमींदार को देना पड़ता था जबरन। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध से जो घनिष्ठ संबंध था, वह अलवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। मतलब यहाँ से एक प्रश्न पूछ दे कि अलवर्दी खान के शासनकाल में कौन साहूकार जो था बहुत अत्यंत समृद्धिशाली, सब कुछ से परिपूर्ण और शक्तिशाली भी हो गया था? कौन? तो जगत सेठ। चलिए ये चित्र है 4 नंबर अलवर्दी खान का दरबार। देख लीजिए कैसा था अलवर्दी खान का दरबार में, कैसे क्या क्या सुना जाता था, बात विचार होता था। चलिए अब इसको देखते हैं। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ समान विशेषता देखने को मिलेंगी।
प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारी में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने की तरीके मुगलों से भिन्न थे। जैसे मुगल टैक्स वसूल करते थे वैसा इसका नहीं था, उसका तौर तरीका जो था अलग था। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ बैठक कर ली। इजारेदारी का प्रथा जो मुगल द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्यतः लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वर्णिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे। बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। मतलब अगर किसी को कर्ज देते थे उसके बदले अभी भी होता है कि मतलब जमीन का कुछ कागजात और या तो सोना चांदी के रूप में पहले लिया जाता है, तब उसको कर्ज देते हैं। और उनकी जोतों से अपने खुद की करिंदों के जरिए कर वसूल किया जाता था या करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ़ साहूकारों और महाजन की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। चलिए, राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किया। जोधपुर के राजा अभिजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर की राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर की सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। मालवा का सूबेदारी किसको मिला? तो राजा सवाई सिंह को। बादशाह जहांदर शाह 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्हें अपनी वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर की जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा के सूबेदार दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजद्वारों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। चलिए पहले पीछे देख लेते हैं, यहाँ छूटा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कई राजपूत शासकों ने मुगल
का अधिराजस्व स्वीकार किया था। मतलब बहुत सारे राजपूत थे जो कि मुगल के जो नियम कानून थे, तौर तरीका से वो एग्री थे, और बहुत नहीं भी थे। लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत था, मेवाड़ एक ऐसा राजपूत था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। मतलब वो जो नियम कानून बनाया उसको पसंद नहीं आया था, और जो वो कहते थे उसका बात नहीं मानने और उसके विरुद्ध लड़ाई शुरू हो जाता था। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराज्य का स्वीकार करने के लिए कई दूत को भेजा गया, लेकिन वे अपने नियंत्रण पर दृढ़ रहे, वो बदले ही नहीं। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या है। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए। बहुत सारे राजपूत जो थे, पहाड़ जो लंबी लंबी पहाड़ होते थे उसके ऊपर पे चोटी टाइप का घर बनाया गया। सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण, चित्र 4A चित्तौड़गढ़ की किला की राजस्थान है। 4A का क्या है, ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है, तो राजस्थान में है। संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ के किले में तालाब, कुंडी कहते हैं किसको, कुआं को, कुंडी किसको कहते हैं, तो कुआं को, बावली जैसे कई जल निकाय थे। चलिए ये भी हो गया। अब देखते हैं जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में। जयपुर के राजा जयसिंह 1732 के फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। किसका, तो राजा जयसिंह का। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है। 4B का चित्र है ये क्या है, 4B का चित्र। ये क्या है, जयपुर में जंतर मंतर। जयपुर में जंतर मंतर है। अगर पूछ दे कि जंतर मंतर, ऐसे है 4-5 जगह, लेकिन जयपुर में भी है, ठीक है। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया। जिस जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशाला में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जंतर मंतर पहले पूछ दे तो कहाँ कहाँ है, तो दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में है और वाराणसी में। टोटल कितने हो गया, तो 5। तो ये जंतर मंतर कहते हैं किसको, तो ये देख लेते हैं। खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया जाता है। वहाँ पे खगोलीय वेधशाला के बारे में क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल किया जाता है कि मतलब क्या कैसे होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सब चीज़ का आविष्कारक कौन थे, तो सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह कहाँ के शासक थे, तो राजस्थान का था। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको याद रखना है। कहने का मतलब है कि जंतर मंतर सबसे पहले पूछ दे कहाँ है, तो दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया और वाराणसी, 5 जगह हो गया। इसमें पूछ दे कि जंतर मंतर का निर्माण कराने वाला कौन थे, तो सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह कहाँ के राजा थे, तो राजस्थान के थे। और ये जंतर मंतर क्या चीज़ के लिए है, तो खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया जाता है। चलिए ये चित्र नंबर 5 है। चित्र नंबर 5 में क्या है, मेहरानगढ़ का किला, जो कि ये जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ है, तो राजस्थान में है। मेहरानगढ़ का किला भी कहाँ है, ये मेहरानगढ़ का किला है, कहाँ है, तो जोधपुर राजस्थान में। चलिए अब क्या है, आज़ादी हासिल करना। आज़ादी हासिल करना, सिख के बारे में देखते हैं। अध्याय 8 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय
के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज में निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। देखिए अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन आता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किए, तो गुरु गोविंद सिंह ने किए। खालसा पंथ की स्थापना कब किए, तो 1699 में किए। यहाँ पे दो प्रश्न बन रहा है, ये सबको ध्यान में रखना है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे, तो कब किए थे, 1699 में। चलिए, और उसने क्या किए, राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 1708 में। मृत्यु के बाद बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। जो खालसा पंथ जो नियम थे, मुगल सत्ता ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, विद्रोह किया। उन्हें बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिखों गढ़कर अपने शासन की सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। क्या में किया था, तो जत्थों में और मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों का संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। मतलब देखिए, एक संगठन बनाए, एक जत्थों और मिसलों, और दोनों को मिला के एक संयुक्त भारी भरकम खालसा दल की स्थापना की। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इसमें प्रश्न बनता है कि खालसा दल कहाँ पे मिलते थे, कब मिलते थे और कैसे मिलते थे। तो दल खालसा जो थे बैसाखी और दीपावली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। कहाँ पे, तो अमृतसर में। इन बैठकों में वह सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता मतलब गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। मतलब सभी दल खालसा बैठ के एक जगह मीटिंग करते थे, और मीटिंग से मतलब सबके विचार से कोई निर्णय लिया जाता था, जिन्हें कहते थे गुरमत्ता। तो गुरमत्ता का मतलब क्या होता है, गुरु के प्रस्ताव। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। मतलब राखी व्यवस्था किसने स्थापित किया, तो सिखों ने की। जिसके के बाद आगे का चैप्टर में है, पहले इसको देख लेते हैं क्या है। यहाँ भी देखते हुए चलेंगे अगल बगल। खालसा से क्या अभिप्राय है, क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने अध्याय 8 में पढ़ा है। चलिए, ये हो गया। और नीचे क्या है, चित्र 7 में महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। ये तलवार किसके हैं, तो महाराजा रणजीत सिंह के। ठीक है। अब यहाँ भी है कुछ। चित्र नंबर 6, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए, अब यहाँ क्या है, तो जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। मतलब क्या करते थे, किसान से मतलब कोई मान लेते हैं कि 5 केजी अनाज हुआ, तो उसमें 20% उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। क्यों, ताकि किसान को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, उसका संरक्षण के लिए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दालियों के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका।
अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद को सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा आदेश में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराणा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। लाहौर को अपनी राजधानी कब बनाया था और किसने बनाया था? महाराणा रंजीत सिंह ने। कब? तो 1799 में। चलिए पहले इसको फिगर देख लेते हैं। 7.7 का ए, शिवाजी का रूप चित्र। शिवाजी का रूप चित्र में क्या क्या है देखते हुए चलते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व का एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंतर्गत एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। मतलब शिवाजी का जन्म कब हुआ? तो 1630 में। उसके पिता का नाम क्या था? शाहजी, और माता का नाम था जीजाबाई। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन पर शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। मतलब वो अपनी माँ और अभिभावक दादा, उनके दादा ही गुरु थे। कौन? तो कोंडदेव के मार्ग, मतलब दादाजी जो उनको कहते थे, दादाजी कोंडदेव, उनके मार्ग निर्देश से शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। मतलब उसके दादाजी उसके गाइडलाइन करते थे, कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद विचार पे वो चलते थे और बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल भी हो गए थे। जावली पर कब्जे में उन्हें मालवा पठार का अविवादित मुखिया बना दिया गया। कहाँ का? तो जावली पर, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुर्रिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है कि गुर्रिल्ला और युद्ध कला का प्रयोग कौन करते थे? तो शिवाजी करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्हें एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। क्या नाम से रखी? तो चौथ और सरदेशमुखी। चलिए अब इधर क्या बन गया, कहाँ तक आ गए? मराठा। कहाँ तक पढ़े थे? इधर राजधानी बना। हाँ, मराठा अन्य। अब यहाँ से पढ़ना है, ये हो गया था। अब मराठा के बारे में पढ़ना है। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। मराठा जो है ना, मुगल का बहुत भरपूर मतलब विरोध करता था हर चीज में। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुखों की सहायता की एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत शक्तिशाली कृषक, पशुचारक को क्या कहते हैं? कुणबी, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए।
शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इन सैन्य बलों का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, मराठाओं का पेशवा का क्या होता था, मतलब पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुनः मराठा राज्य की राजधानी बन गई। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य गठन विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंदी इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेनाओं से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके थे। मतलब मराठा जो है ना, ऐसे जगह से हमला करता था कि जहाँ की मुगल का कोई तरह का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता था। चलिए मुगल अभी मराठा ही देख रहे हैं। चलिए 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। मराठा साम्राज्य कब विस्तार हुआ, तो 1720 से 1761 के बीच। उसने सने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता की क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। चौथ एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। सरदेशमुखी क्या है, एक प्रकार का टैक्स है, मतलब दोनों कर है। इसके बारे में भी देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एक तेलुगु प्रदेश तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इन विस्तार से उन संस्थानों को साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई और अन्य शासकों की सहायता नहीं मिली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मराठों के 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था और उसमें उसको मदद नहीं मिला था, सहायता नहीं मिला था। अंतहीन सैन्य अभियान के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे भूराजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों की शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल गए। 1720 के दशक के मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर से होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा।
ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र बढ़कर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। चलिए इसके अगल बगल देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। हाँ, तो चौथ क्या है, उस समय बताए थे ना कि चौथ एक प्रकार का टैक्स था, कर था, तो क्या है उसके बारे में देखते हैं। चौथ जो है ना, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनकी मराठा वसूलते थे। मराठा साम्राज्य थे ना, वो चौथ नंबर कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे। उसमें कितना प्रतिशत टैक्स था, तो 25%, 25%। और एक टैक्स और था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी में देखते हैं कितना टैक्स था। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। चौथ में था कितना, 25%, और सरदेशमुखी में क्या था, 9 से 10% के बीच। और क्या था, बाजीराव प्रथम जो, और इसको भी देख लेते हैं। बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्ला के नाम से भी जाने जाते हैं। बाजीराव प्रथम जो थे बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। बाजीराव प्रथम जो थे किसके पुत्र थे, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे जिन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य का विस्तार श्रेय प्राप्त है, तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भी जाने जाते थे। चलिए अब जाट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तब खत्म हो जाएगा थोड़ा देर बाद। चलिए जाट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि जाट क्या है। जाट अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व, अपने नेता मतलब चूड़ामन किसके नेता थे, जाटों के नेता थे। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी ही बने गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्रों में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ले ली। नादिर शाह के पुत्र जोहारी शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया, वहीं दंगी में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला जिन रूपों के पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, तो दोग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों में बनाई गई। अध्याय 5 और 9 दोनों एक चित्र 12 में देखें। चित्र नंबर 12। ठीक है, अब इधर देख लिए, यहाँ तक आ गया। अब बगल में देख लेते हैं क्या, इसको भी पढ़ते चलें। जाटों की शक्ति सूरज मल के समय पराकाष्ठ पर पहुंची।
जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 63 के दौरान भरतपुर जाट राज्य की आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर के प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला है। सूरजमल ने बहुत सारे क्या कहते हैं किले बनवाए, जिसमें एक किला थे ये भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला, ठीक है, जो कि प्रसिद्ध थे। इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किले में से एक था। चलिए चित्र नंबर ये 8 है। 18वीं शताब्दी का दीक का राजमहल समूह। ये क्या है? दीक का राजमहल समूह है। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुंबद पर गौर करें। ये कह रहे हैं कि छत पर और बंगला गुंबद पर गौर करें। ये हो गया गुंबद और ये हो गया छत पे बोल रहे हैं कि जहाँ सभा उभा होता था उस पे गौर करें, मतलब देखने के लिए बोल रहे हैं। चलिए अब बच गया क्या? फ्रांस क्रांति अन्यंत्र में है। अन्यंत्र में बच गया ये फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा सा कुछ है। अन्यंत्र में फ्रांस की क्रांति 1789 से 1794 के बीच, इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन प्रश्न हल करेंगे, उसके बाद टॉपिक समाप्त। चलिए फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिकी 1776, 1781 और फ्रांसीसी क्रांति ने इस स्थिति को और 7 अभिजात वर्गों में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसान और शिल्पकारों ने पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति दार्शनिकों ने इन सुझाव के सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार की कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज को लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी। चलिए अब कुछ प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को समाप्त करेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेल बैठा है, मतलब मिलान करना है, किसमें कौन मिलान होगा उसको देखना है। पहला है सूबेदार। सूबेदार क्या होता था? तो सूबेदार का मतलब क्या होता था? तो प्रांतीय होता था। क्या होता था? प्रांतीय सूबेदार। फौजदार क्या होता था? तो एक मुगल सैन्य कमांडर। फौजदार का क्या होता था? एक मुगल सैन्य कमांडर। इजारादार क्या होता था? इजारादार क्या होता था? एक राजस्व कृषक, एक राजस्व कृषक। और मिस्ल क्या होता था? सिख योद्धाओं का समूह। सिख योद्धाओं का समूह। कुनबी का मतलब क्या होता था? कुनबी नहीं, पहले चौथ है। चौथ क्या होता है? चौथ होता है मराठे द्वारा लगाया गया कर था। चौथ और एक और था, दोनों। चौथ मराठाओं द्वारा लगाया गया कर था। कुनबी क्या था? तो मराठा कृषक योद्धा थे। क्या थे?
तो मराठा कृषक योद्धा थे। और उमरा क्या था? तो उच्च अभिजात सूबेदार था, उच्च अभिजात सूबेदार था। चलिए, मैच हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें पूर्ति करना है। कौन नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब ने देश में एक लंबी लड़ाई लड़ी। कहाँ लड़ी थी? तो दक्कन में। दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी। चलिए, कौन नंबर प्रश्न है? उमरा और जागीरदार मुगल देश के शक्तिशाली अंग थे। क्या थे? तो साम्राज्य के अंग थे, साम्राज्य के अंग थे। गो नंबर, आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना देश में की थी। तो कब की थी? 18वीं शताब्दी में की थी। 18वीं शताब्दी में की। कब की? तो 18वीं शताब्दी में की। अब घ नंबर है, अवध राज्य का संस्थापक कौन था? असादत खां था। और असादत खां या खान बोल सकते हैं, असादत खां थे। चलिए, और 3 नंबर प्रश्न है, बताएं सही या गलत, मतलब ट्रू और फॉल्स है। चलिए, कौन नंबर देखते हैं। कौन नंबर पहले क्या है? नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। नहीं, नादिर शाह बंगाल पर आक्रमण नहीं किया, ये पहला गलत है। ख नंबर, सवाई राजा सिंह इंदौर का शासक था। नहीं, ये तो चित्तौड़गढ़ का, राजस्थान का था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। हाँ, ये सही है, 10वें गुरु थे। घ नंबर, पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों का राजधानी बना। हाँ, सही है, पुणे भी 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। चलिए, जितना टोटल था एमसीक्यू रूप में कर लिए, लॉन्ग क्वेश्चन बाद में कराया जाएगा। और ये क्लास 7th का था हिस्ट्री, जो कि ये लास्ट एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 10। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, जो कि कंप्लीट करा दिया गया है। अब नेक्स्ट होगा क्लास 7th का ज्योग्राफी, जो कि नेक्स्ट क्लास है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।